नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां प्रतीक यादव की मौत से सनसनी मची है। कई सवाल उठ रहे हैं। प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान भी देखने को मिल रहे हैं और अस्पताल पहुंचने से पहले मौत की बात निकलकर सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रतीक यादव की मौत से सनसनी देखने को मिली है और साथ ही साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में ये सबसे पहली खबर है जिस पर हम बातचीत करते हुए नजर आएंगे। मौत की मिस्ट्री जो लगातार देखने को मिल रही है, जो सवाल देखने को मिल रहे हैं, उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे क्योंकि समाजवादी परिवार में मातम एक तरफ पसरा हुआ है, दूसरी तरफ ये बड़ी खबर प्रतीक के शरीर पर नीले निशान देखने को मिल रहे हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले मौत की बात निकलकर सामने आई तो और इसी वजह से सवाल उठ रहे कि मौत की मिस्ट्री आखिर क्या है। प्रतीक यादव की मौत से सनसनी मची है। प्रतीक यादव अपर्णा यादव के पति थे जिनकी आज सुबह निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर के पास ले जाया गया, तब तक ब्रेन डेड हो चुका था और उसके बाद से लगातार अब जो है सियासी गलियारों से भी शोक संवेदना जो है वो देखने को मिली है। बॉडी पर नीले निशान और सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रतीक की जान कैसे गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि जो है वो सामने नहीं आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। प्रतीक यादव की मौत से सनसनी जो है वो मची हुई है। दूसरी तरफ अपर्णा यादव अब सीधे लखनऊ पहुंच चुके हैं। शिवपाल यादव, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, तमाम जो यादव कुनबा यादव परिवार है वो एक साथ इस वक्त आवास पर मौजूद है, प्रतीक के आवास पर मौजूद है और उसके बाद साथ ही साथ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तब उन्होंने कई बड़ी बातें जो है इससे जुड़ी कही थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2 महीने पहले उनकी बातचीत हुई थी प्रतीक यादव से और इस दौरान व्यापार और जो स्वास्थ्य है उसको लेकर चर्चा की गई थी दोनों के बीच और इस दौरान उसके बाद से जब आज ये मौत की खबर सामने आई तो उससे गहरा सदमा जरूर यादव परिवार को लगा है। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। जवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। तो अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो शरीर पर चोट के निशान भी थे, बॉडी पर नीले निशान भी देखने को मिले थे और इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नेता हैं उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि लखनऊ के सिविल अस्पताल लाए जाने से पहले उनकी मौत हो गई थी। घर के किचन में वो मृत अवस्था में मिले थे। परिवार से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रतीक को सुबह गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले उनका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका था। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जांच की और फिर उसके बाद से मृत घोषित कर दिया। उस वक्त एक कार्यक्रम के सिलसिले में पत्नी अपर्णा यादव बाहर थी। खबर मिलने के बाद वो सब कार्यक्रम रद्द कर वापस लखनऊ पहुंची है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज, सबसे पहले अपडेट दीजिए। 3 बज चुका है और सुबह से ही इस खबर पर हम लगातार एक अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पोस्टमार्टम जो है वो पूरा हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, जरा वो भी बताइएगा।
देखिए आशीष, पोस्टमार्टम पूरी हो चुका है और पार्थिव शरीर उनके आवास जा चुका है, अपर्णा भी पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उनके साथ साथ अन्य मंत्रियों को भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। दूसरी ओर बात की जाए तो डिम्पल यादव पहुंच चुकी हैं, शिवपाल पहुंच चुके हैं, आराधना मोना पहुंच चुकी हैं और जो यहाँ की मेयर है सुषमा खरवाल पहुंच चुकी हैं, एमएलसी बिहारी लाल यादव पहुंच चुके हैं। अब जो अब्बास अंसारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। यानी लगातार जो समर्थक हैं, जो पॉलिटिशियन है, लीडर हैं, वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं जहां पे अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है, जहां पे लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये फिलहाल अभी अपडेट आ रही है और जानकारी दूसरी तरफ ये आ रही है कि जो आरती का सामान है वो वहां पे खरीद लिया गया, हवन पूजन का जो सामान है वो खरीद लिया। जो बातें कही जा रही थी शायद अपने पैतृक गांव जाए, उस पार्थिव शरीर जाए, वहां पे अंतिम संस्कार पर जो सूत्रों के हवाले जो बड़ी खबर जो पुख्ता मिल रही है वो ये मिल रही है कि जिनकी जो माता जी थी, जो साधना गुप्ता थी, पिपरा घाट पे अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम जो संस्कार वहां पे होगा, ये खबर मिल रही है। तो यानी शाम के बाद जो पिपरा घाट है वहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरी अभी फिलहाल जो वहां की जो मौजूदा स्थिति है और समर्थकों की वहां पे भीड़ है, वहां पे आंखें नम है। लोगों के सवाल और जहन में यही है कि अचानक हंसता खेलता व्यक्ति जो जिम को लेकर हमेशा से अलर्ट रहता था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई जानकारी है कि उसमें क्या चीजों का जिक्र किया गया है? जो मैं पढ़ पा रहा था उसमें शायद चोट के निशान को जो सूत्रों से खबर है वो ये है कि चोट के निशान को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर फुल स्टॉप लगा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर? बिल्कुल आशीष, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बिल्कुल आशीष, ऑटोप्सी रिपोर्ट को लेकर ही सुबह से गहमा गहमी थी और इसी रिपोर्ट का इंतजार था कि आखिर रिपोर्ट में क्या कुछ है। फिलहाल अभी रिपोर्ट सामने खुल के नहीं आई, पर सब कुछ सूत्रों से और विश्वस्त सूत्रों से यानी लोगों से जो बातचीत के आधार पर बताया जा रहा है कि शायद ये नेचुरल डेथ है। पर हाँ, डॉक्टर की ओर से जब कहा गया कि जब ये बॉडी आई तो उस वक्त ये नीला था, यानी संदिग्ध कोई पॉइजन दिया गया था, यानी कोई जहर दिया गया था। ऐसी बातें जो सिविल अस्पताल के निदेशक जेपी गुप्ता का कहना, इसी बात से इसी बातों का ही लेकर प्रत्येक संदिग्ध तौर पे घूमने लगी कि आखिर ये डेथ कैसे होगी। पर अभी ऑटोप्सी रिपोर्ट की एक्चुअल कॉपी हाथ लगनी जरूरी है। पर सूत्रों के सिर्फ सूत्रों के हवाले से जो कि आ रहा है कि वहां पे नेचुरल डेथ बताई गई है और फिलहाल जो उनका विसरा है उसको प्रिजर्व कर लिया गया है, हार्ट को प्रिजर्व कर लिया गया है। यानी अगर जांच की जरूरत पड़ेगी तो अन्य लैब में भेजकर जो विसरा है उसका हार्ट है उसको जांच किया जाएगा और जांच के बाद जो खुलासे होंगे वो निकल के आएंगे। पर फिलहाल जल्दबाजी होगा कहना कि क्या चोटों के निशान थे कि नहीं थे। पर जानकारी ये मिली, जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमें जानकारी मिली है कि प्रतीक के चोट लगी थी। सिर्फ उनकी जानकारी, मतलब कि किसी ने जानकारी दी तो जानकारी मिली, जो जानकारी मिली तो वही जानकारी मीडिया को बताई गई। क्योंकि हमने कहा कि क्या आपने अपने आंखों से देखा, तो किसी भी समर्थक या किसी भी राजनेता या समाजवादी पार्टी से जुड़े कोई भी लीडर ने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा। यानी जब तक चश्मदीद यानी जिसने मौखिक तौर पर देखा वो अभी तक खुल के आया नहीं और बोला भी नहीं है और ना उनसे मीडिया से कोई बातचीत हो पाई है। सिर्फ उनके जो समर्थक है, राजनेता, उनका साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल अनुज, अगर पिछले कुछ महीनों या कुछ दिन या कुछ सालों के पास जाएं अनुज, तो ये प्रतीक यादव और अपर्णा यादव क्लास 10th से साथ थे और 8 साल दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद से ये शादी हुई, लव मैरिज हुई। फिर कुछ समय बीता, करीब करीब अगर ओवरऑल देखें तो 15 से 20 साल जो है वो वक्त गुजारा गया और फिर एक खबर निकलकर सामने आते डाइवोर्स को लेकर तमाम चीज़ें जो है वो चीज़ें निकलकर सामने आई। उसके बाद से उस चीज़ों का खंडन भी किया गया। अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो किस तरह से थी, क्या चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई थी, क्या उन चीज़ों को लेकर डिप्रेस थे, मानसिक रूप से परेशान थे? और बिल्कुल निश्चित तौर पे आशीष, जो आपने बातें कही है इससे अगर थोड़े से इतिहास के पन्नों में जाएं और थोड़ा सा आगे देखें तो जो इनके साथ घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से हुआ तो जिंदगी में उतार चढ़ाव थे, डिप्रेशन में थे और कहीं उनके जो रिश्ते थे वो कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। कभी सोशल मीडिया के गाहे बगाए से वो तलाक की बातें निकल के आ रही थी, फिर कुछ 2 दिन बाद देखा जाता है कि सब कुछ ठीक और नॉर्मल हो गया। पर वो अपने परिवार के मतलब लोगों को कहना है कि वो परिवार से ही काफी दुखी थे। आपसी कलह की बातें निकल के सामने आ रही, समर्थकों का कहना
कहना है, लोगों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं घर के जो रिश्ते थे उसमें वो अपने आप को कंफर्ट जोन में नहीं ला पा रहे थे। पर अखिलेश यादव का जब एक बात वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो काफी डिप्रेशन में थे, यानी उनको आर्थिक तौर पे काफी नुकसान हो चुका था, जिससे कि वो काफी दिनों से डिप्रेशन में थे। और भी कारण था कि उनका स्वास्थ्य जो था वो काफी दिनों से, काफी महीनों से वो खराब चल रहा था। जिससे कि फेफड़ों की बात की जा रही है तो मेदांता हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, जहां पे बिना डॉक्टर को बताए वो घर भी चले जाते हैं, अपनी ही मर्जी चले जाते हैं, जिसके बाद में इन्फेक्शन होता है, यानी फेफड़ों पे खून के थक्के जमा होते हैं, जो कि फेफड़ों की जो नलियां होती है वहां पे खून का जो बहाव होता है, जो फ्लो होता है, वो कहीं ना कहीं रुकने की बात डॉक्टर कहते हैं कि शायद रुका होगा, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन की रुकावट की वजह से इनकी डेथ हो सकती है, यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये बातें फेफड़ों के आधार पे है। पर अखिलेश यादव जब ये बात कहते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में थे, तो यानी वो आर्थिक तौर पे भी ये बातों को इंडिकेट करते हुए जब सपा चीफ अखिलेश यादव कहते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वो आर्थिक तौर पे परेशान थे, क्योंकि इससे पहले भी देखेंगे तो आर्थिक तौर पे उन्होंने रिश्तेदारों पे आरोप लगाए थे कि निवेश के नाम पे उनसे पैसे भी लिए गए थे, उन पैसों का भुगतान नहीं हुआ, वो पैसे वापस नहीं मिले, अनबन हुई, कहासुनी हुई, नोकझोंक हुई, फिर अपर्णा का बीच में इन्वॉल्वमेंट हुआ। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो आप बातें इतिहास की कर रहे हैं, इससे पहले की जो बातें कर रहे हैं, बीते दिनों की, बीते महीनों की, बीते सालों की, तो उन सालों का सभी अगर नोट टू नोट अगर कनेक्ट किया जाए तो सिरे का अगर देखेंगे तो पूरा निकल के आएगा। वो काफी उलझे हुए थे, काफी वो तनाव में थे और वो ज्यादा अपने आप में ही काफी परेशान चल रहे थे। बीमारी अलग से ठीक है अनुज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट इस घर पर लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे और सोने चांदी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार के फैसले के बाद ये बड़ा उछाल देखने को मिला है। सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, 11,000 रुपए सोना महंगा हुआ है, 3 लाख के पार चांदी की कीमत भी पहुंची है। आयात शुल्क बढ़ने के बाद सोने चांदी के दाम बढ़े हैं। सरकार ने 6 से बढ़ाकर 15% इंपोर्ट ड्यूटी कर दी। तो महंगाई की मार ने एक बार फिर आम जनता की कमर तोड़ दी है। बाजार में हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सोने की चमक और भी तेज हो गई है। सोने का जिक्र कर रहे हैं, जिसे हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता है, अब फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। वैश्विक बाजारों में उठा पटक, डॉलर की चाल और महंगाई के दबाव ने सोने को और मजबूत बना दिया है। एक तरफ आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ सोना निवेशकों के लिए सुनहरी उम्मीद बनकर चमक रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नैना मेरे साथ कनेक्ट है। नैना का रुख करते हैं। नैना, डॉलर की चाल, देश में महंगाई का खेल देखने को मिल रहा है। अगर आप बड़े खुश होकर सोना खरीदने की सोच रही हैं तो आपके लिए टेंशन की बात है नैना। और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि जो सोने की ख्वाहिश रखते हैं, सोने की चमक के प्रति जो बड़े आकर्षित होते हैं, अब उन्हें यही सोने की चमक बहुत ज्यादा चुभ रही होगी आशीष, क्योंकि सोना धीरे धीरे अब आउट ऑफ बजट होता जा रहा है। और चांदी जो कभी गरीबों का सोना माना जाता था, वो तो अब लोगों की सोच से भी पार है। आप अभी तक कारोबारी दिनों की अगर बात करें तो जिस तरह से जो मार्केट पहले जो बंद हुआ था, उसके मुकाबले आज जब कारोबार एक बार फिर से जब शुरू हुआ, क्योंकि जिस रूप में एक्साइज ड्यूटी गोल्ड पर बढ़ाने की बात सरकार की तरफ से कही गई, 6 से बढ़ाकर जिस रूप में 15% की गई, और उसके बाद से मान के चलिए रॉकेट की तरह एक तरह से कीमतें बढ़ रही हैं। अगर हम आज की बात करें तो जैसे ही जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का जिक्र आया, तो सोने की कीमतों में 11,000 रुपए की बढ़ोतरी एक तरह से देखी गई है। और यही इसी तरह का हाल अब एक तरह से चांदी का भी है। चांदी जो अभी बीते कारोबारी दिनों में 2,65,000 रुपए के आसपास था, अब आज जब मार्केट खुला तो वो 3 लाख के पार पहुंच चुका है। और ये 3 लाख प्रति किलो की है, क्योंकि चांदी की अगर हम कीमतों की बात करते हैं। और इसी तरह से सोने की भी कीमतें एक तरह से बढ़ी हैं, जो पहले 1,53,442 थी, अब उसकी ये कहा जाए कि एक ही झटके में उछलकर करीब 1,64,497 रुपए एक तरह से ये मार्केट वैल्यू है। हालांकि अलग अलग शहरों के हिसाब से एमसीएक्स की वैल्यूज अलग अलग काउंट होती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये एक तरह से वैल्यू आंकी गई है। अब कुल मिलाकर ये मान के
के चलिए, हाल ही में हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी जब दक्षिण भारत में थे, उन्होंने मंच से लोगों से एक तरह से आग्रह किया कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, 1 साल तक सोने ना खरीदने की अपील की गई। और हम जानते हैं दुनिया भर में जिस तरह से महंगाई का स्तर है, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच की इस जंग का प्रभाव हर मोर्चे पर नजर आता है। आयात निर्यात शुल्क जो है वो सीधे प्रभावित होती है। तो आप ये मान के चलिए सोने चांदी ही तो अभी एक तरह से शुरुआत है, लेकिन प्लानिंग के साथ में भारत सरकार इन तमाम परिस्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। लेकिन आने वाले वक्त में महंगाई के और झटके आम जनता को लग सकते हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये फैसला जो है भारत सरकार ने लिया भी कि आयात पर लगने वाली ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। अब इस फैसले को किस तरह से खासकर देश हित में अगर बात की जाए, लोगों के बीच जब हम और आप गए हैं तो उन्होंने कहा कि देश हित में फैसला है। हाँ, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए, क्या ये वाकई फैसला बेहद जरूरी था? देखिए, मुझे लग रहा है कि ज़रूरी तो कई मायनों में हो जाता है आशीष, लेकिन अगर हम अपने आसपास वाले मुल्कों की बात करें तो उनकी स्थिति तो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई। और यही प्लानिंग का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान में जो बदलाव आए वो कई दिनों के बाद में आए, वरना पिछले 1 साल से खासतौर से मिडिल ईस्ट का तनाव साफ तौर से नजर आता है। तेल की कीमतें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती हैं, तेल की कीमतें आयात निर्यात पर प्रभाव डालती हैं, और वही आयात निर्यात आम जनता तक महंगाई के रूप में बोझ बढ़ाता है अप्रत्यक्ष तौर से। चाहे बात आपके किचन में आने वाली सब्जियों की हो, अगर माल भाड़ा अगर बढ़ जाता है तो वो सीधे उसका प्रभाव बजट में नजर आता है। लेकिन इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने देखा था, अगर मैं बहुत ज्यादा दूर ना जाऊं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें हम आशीष, तो जैसे ही मिडिल ईस्ट में ईरान में तनाव देखने को मिला, सबसे पहले वहां पर कटौती करना शुरू कर दी गई, लोगों की राशन में कटौती करना शुरू कर दी गई। सरकार की तरफ से सीधे कह दिया गया हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसा ही हाल अमेरिका जैसी सुपर पावर का भी है, कई जगहों पर तमाम पाबंदियां। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो शुरुआत में कोई बदलाव नजर नहीं आए थे और अभी भी कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई। सरकार की तरफ से जनता से अपील की गई है कि आप सरकार का साथ दें, कोशिश करें जितना संभव हो सके गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर विदेशों में भी तेल की अगर कमी है तो हिंदुस्तान भी अछूता नहीं होगा। वैसे पर्याप्त अभी ये कहा जाए कि स्टोरेज है, लेकिन वो स्टोरेज आने वाले वक्त तक हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन ना हो, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का एक तरह से तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि अब निर्देश दिए जा रहे हैं कि कैसे उन तमाम आपके जो यूटिलिटीज हैं उन्हें संसाधनों को थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जाए, चाहे बात तेल की जो खपत है उसको कंट्रोल करना हो, चाहे बात सोने का, क्योंकि खासतौर से अगर हम सोने की बात करते हैं तो भले ही आप और हम दुकानदार से भारतीय मुद्रा में उसकी लेन देन करते हो, लेकिन इसका जो सीधा कनेक्शन होता है वो विदेशी मुद्रा से भी कनेक्टेड होता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव वर्ल्ड वाइड भी नजर आता है। और हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम घरेलू वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से उनका इस्तेमाल करें, तो इंटरनल तौर पर वो पूरा प्रोसेस चलता रहे। आने वाले वक्त में और भी बहुत से बदलाव नजर आएंगे, जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमेशा जब भी महंगाई का असर तेल के रूप में अगर आता है तो वो हर स्तर पे आम व्यक्ति को, आम जनता को प्रभावित कर जाता है। बिल्कुल, और इस वक्त सोना जो है वो एक सुपरस्टार की तरह जो है वो नजर आ रहा है। नैना, आप अब इस पूरे फैसले को या इस पूरी बदलाव को अगर हम देखें तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्या शुरुआत में बहुत सारी परेशानियां झेलने को मिलेंगी या इससे थोड़ी बहुत राहत जो है वो मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर मैं कारोबारियों की बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं, कारोबारियों की पेशानी पर बल पड़ना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अगर 1 साल की बात करें तो जो खास तौर से जो ज्वेलर्स हैं, खास तौर से जिनका सोने चांदी का मुख्य व्यापार है, जो बड़े स्तर पर थोक विक्रेता हैं, उनके काम पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले वक्त में जब त्योहारी सीजन होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिक्री का वही मौका होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं कहा जाए कि इस बार बाजार में मंदी का मौसम नजर आ सकता है। और दूसरी एक और सबसे दिलचस्प बात यह हो जाती है आशीष कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हो, पिछले 5 साल में अगर हम सोने चांदी की कीमतों की बात करें तो वो अपने आप में बड़ी तेजी से एक तरह से गति पकड़ती हुई नजर आई। और पिछले 1 साल के अंदर जो हमने सोने की कीमत सिर्फ डबल डिजिट में देखी थी, वो ट्रिपल डिजिट में जा चुकी हैं, या ये कहा जाए वो 4 गुना महंगी हो चुकी हैं। चांदी की कीमत, जिन्हें पहले गरीबों का सोना कहा जाता था, और अब इसका असर जो है वो आम जनता पर क्या पड़ रहा है नैना, वो भी मैं अपने दर्शकों को सुना देता हूं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
देखिए सर, अभी तो सोना खरीदने से कोई बच नहीं सकता। जिसके घर में शादी वगैरह है, उसको तो खरीदना है, चाहे वो थोड़ा खरीदे, चाहे वो ज़्यादा खरीदे, खरीदना तो पड़ेगा ही। और रहा बात इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड को खरीदते हैं, तो उस चीज़ों से वो बच सकते हैं। जिसको ज़रूरत है, वो खरीदे, जिसको ज़रूरत नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा रुक जाए। क्योंकि अभी जो आपदा हमारे देश में चल रहा है, उससे बचने के लिए हम सभी को मोदी जी का थोड़ा-सा सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपदा सिर्फ़ उनके लिए अकेले का नहीं है, हमारे सारे देश के लिए है। इस वजह से अभी मुझे मेरे घर में शादी पड़ी हुई है, तो मुझे कैश नहीं देने की जगह मैं ऐसा कर रही हूँ कि मेरे पास जो गोल्ड रखा हुआ है मम्मी का, मैं उसे देकर अपने लिए ज्वेलरी खरीद रही हूँ। तो ऐसा मैं प्रयास कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों से बचा जा सके कैश खर्च करने में। कि 1 वर्ष तक सोना न खरीदें। उद्देश्य उनका ये है कि जो विश्व युद्ध चल रहा है या विश्व आपदा चल रहा है, अन्य देशों में आर्थिक रूप से बहुत बड़े-बड़े संकट चल रहे हैं। उस जगह अभी हमारा देश इस आपदा से बचा हुआ है और ये आपदा आगे बहुत बड़े रूप में ना आए, इसलिए उन्होंने कहा फॉरेन करेंसी बचाने के लिए, देश की फॉरेन करेंसी बची रहे, इसके लिए उन्होंने सोना, पेट्रोल, फर्टिलाइज़र चीज़ों पे, अन्य चीज़ों पे, विदेश यात्रा पे, बिना ज़रूरत की विदेश यात्राओं पे रोकने का एक आग्रह निवेदन किया है। इस अपील को हम सुचारू रूप से पालन करने की कोशिश करने में लगे हैं, क्योंकि जो अपील हुई है वो एक प्रति के लिए न एक प्रति व्यक्ति के लिए नहीं की गई है। वो पूरी आम जनता से उन्होंने देश के सब नागरिकों के लिए ये अपील की गई है कि आप सोना खरीदने से बचें। और इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, सुवेंदु राज में योगी मॉडल। बंगाल में अब योगी स्टाइल एक्शन देखने को मिल रहा है। 23 लाउड स्पीकर अगर बजते हुए सुनाई दिए तो खैर नहीं, तेज आवाज हुई तो कार्रवाई होगी। रात में शोर मचा तो जिम्मेदार नपेंगे। तेज लाउड स्पीकर बजाने पर रोक जो है वो सुवेंदु अधिकारी की तरफ से देखने को मिल रहा है। शोर पर स्ट्राइक की तैयारी सुवेंदु अधिकारी के द्वारा देखने को मिल रहा है। बंगाल में युद्ध की मॉडल की धूम कह सकते हैं या चर्चा कह सकते हैं, उसी मॉडल के तहत बंगाल में भी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार का ताबड़तोड़ फैसले देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में बंगाल में अब योगी मॉडल पर काम हो रहा है। बंगाल की बीजेपी सरकार ने शपथ लेते लाउड स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम सुवेंदु अधिकारी 23 लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाते हुए नजर आए हैं। राज्य सरकार ने लाउड स्पीकर के नियम सख्ती से जारी करने का निर्देश दिया है। निर्देश में साफ किया गया है कि सड़क हो, मोहल्ला हो या फिर धार्मिक स्थल, कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर 23 लाउड स्पीकर बजा तो खैर नहीं। यूपी के बाद अब बंगाल में भी योगी मॉडल की गूंज तेज हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमरदेव पासवान हमारे साथ जुड़े। अमरदेव, वाह, ये फैसला तो ले लिया गया है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में ये योगी मॉडल जिस तरह से देखने को मिला, उसी की छवि कह लीजिए, उसी का तरीका कह लीजिए जो है बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। कितना असर, किस तरह से लोगों के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं इस फैसले पर? देखिए, जिस तरीके से टीएमसी सरकार में जो छूट, जो हम छूट ही कह सकते हैं, जो छूट थी, और जिस तरीके से सड़कों पे नमाज पढ़े जाते थे और जो जिस तरीके से जो मंदिरों में या मस्जिदों में जो जो लाउड स्पीकर लगा के जो जिस तरीके से ध्वनि प्रदूषण किए जाते थे, तो ये तमाम जो चीजें हैं, तो ये चीजें उस समय जो काफी चढ़ बढ़ के किए जाते थे। लेकिन जैसे ही जो है शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद का जब शपथ लिया, उसके बाद में उन्होंने ये साफ कह दिया कि अगर कोई भी धार्मिक स्थल में अगर लाउड स्पीकर अगर बजाया जाए और उससे अगर किसी और लोगों को अगर परेशानी होती है, तो उसके उसके जो उसका जो है इल्जाम वो जो है वो भुगतने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। तो ये चीजें उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि बाहर में जैसे कि सड़कों पर किसी भी तरह का जो है धार्मिक अनुष्ठान जो है, चाहे वो नमाज पढ़ना या फिर किसी और तरह का जो है कार्यक्रम होना, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो यातायात सुविधा को भी दुरुस्त करना चाहते हैं। साथ में जिस तरीके से जो ध्वनि प्रदूषण करके अन्य लोगों को जो जिस तरीके से परेशानियां होती थी, अगर वो शिकायतें करते थे, उस पर सुनवाई नहीं होती थी। ये तमाम जो चीजें हैं, इन चीजों को लेकर जो है उन्होंने सख्त कदम उठाया है और वो कदम जो है सीधे तौर पे जो है उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल के तहत जो है वो दिख रहा है, और जिसको लेकर जो है कई लोगों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं जो है कुछ लोग जो है इससे नाराजगी दिखा रहे हैं कि जो है ये उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से है वो मॉडल जो है वो बंगाल में लागू हो रहा है,
और वो भी शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में। लेकिन जो है जो सामाजिक जो लोग हैं जिनको ये इन चीजों से जो परेशानी थी, वो जो है साफ तौर पे समर्थन में है और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इस तरह का कदम उठाया है वो कदम काफी सराहनीय कदम है और इससे जो है आम जनता को फायदा होगा और उससे कई लोगों को लाभ भी होगा। तो ये चीजें जो है ये बंगाल में देखने को मिल रही हैं और आने वाले समय में और भी कई कदम उठाने अभी बाकी हैं। चाहे जिस तरीके से उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनी बंगाल में तो यहाँ से जो अपराध जिस तरीके से जो बढ़े थे वो अपराध पे भी कंट्रोल होगा और उनके जो जिस तरीके से जो है अपराधियों पर जो बुलडोजर चलते थे उत्तर प्रदेश में, वही जो है स्थिति यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो ये चीजें जो है शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया था, उसको लेकर जो है काफी जो है यहाँ पर क्राइम पर भी काफी कंट्रोल अभी देखा जा रहा है। अभी जिस तरीके से पहले टीएमसी के सरकार में जो अपराध देखे जाते थे, क्राइम देखे जाते थे, जिस तरीके से जो छेड़छाड़ का जो मामला सामने आता था, महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठता था, ये तमाम जो चीजें हैं वो सामने आते थे। बहुत शुक्रिया अमरदेव तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।